हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, आपका नंबर सिस्टम एंड ये रियल नंबर्स जो चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इसका बेसिक अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे नंबर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो अच्छे से और अपनी नंबर की नॉलेज इंक्रीज करो। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक अच्छे से आपको आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है, तो सबसे पहला आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, देखते सारे नंबर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो देखते हैं नंबर। ठीक है, देखो नंबर आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अगर कोई भी नंबर होगा, या तो रियल होगा या फिर आपका इमेजनरी होगा। ठीक है, अब देखो इमेजनरी नंबर आपके कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। हिसाब पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है, अभी बात करते हैं रियल नंबर की। अब देखो जो आपके रियल नंबर होते हैं वे भी आपके दो टाइप के होते हैं। उसमें क्या क्या आपका आ सकता है? रियल नंबर या तो रेशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात समझते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब देखो रियल रेशनल नंबर कौन से होते हैं? आपके ऐसे नंबर जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात, आपके ये जो यहाँ पे क्यू है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, वे आपके कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3/5, 3/5। ठीक है, एंड 4 एंड 5। ठीक है ना, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लें 7/12। ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे रेशनल नंबर के। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं कौन कौन से ले सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल √3। ठीक है, पाई। ये सारे हमारे ये एग्जाम्पल है हमारे इरेशनल नंबर के। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पे एक आती है। अब जो अगर मैं बात करता हूँ किसकी? पाई की। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, अब देखो एक डाउट यहाँ से क्या आता है, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 22/7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये कैसा नंबर है? अगर मैं पाई की बात करूँ इरेशनल, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कैसी हो रही है आपकी? रेशनल हो रही है ये वाली वैल्यू, तो जबकि पाई आपकी कैसी है? इरेशनल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी अगर मैं कह रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7 है, अगर मुझे इनकी 22/7 अगर इधर रखना होता तो मैं कहते ये रेशनल हो, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पाई हमारा इरेशनल है। तो देखो ये एग्जैक्ट होता क्या है? ये जो होते हैं आपकी 22/7, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये होती है इसकी अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है आपने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब अगेन डाउट कहाँ पे आया? आप कह दोगे कि ये जो √3 है, मैं तो √3 के डिनोमिनेटर में 1 मान लूंगा, ये तो अभी भी रेशनल नंबर बन गया, प्रॉपर्टी भी ठीक है। इनके डिनोमिनेटर जो मेरा क्यों है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो फिर अब ये नंबर रेशनल है लेकिन ये फिर भी रेशनल है। अभी भी रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ रेशनल नंबर की, तो अगर मैं इसकी डेसिमल की बात करता हूँ, जिस टाइम पे हम इसकी डेसिमल निकालेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल होगी। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग क्या होगा? ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे। अभी बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ, वो इसे आप लिखते हैं। ठीक है, इनके देखो इसकी जो डेसिमल जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका या तो आएगा टर्मिनेटिंग या फिर आपका आएगा रिपीटिंग। ठीक है, अगर मैं इसके डेसिमल की बात करता हूँ, वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग तो, ठीक है। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। पहली सिचुएशन क्या होगी, मान लो अगर ये टर्मिनेट नहीं होता, एक तो ये टर्मिनेट नहीं होता, दूसरी बात ये जो डेसिमल, इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है वो आपका जो होता है वो रिपीटिंग नहीं होता। ठीक है, इस वाले में रिपीटिंग होता है, इस वाले में रिपीटिंग नहीं होता, जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब जरा आगे समझते हैं। अब देखो ये जो रेशनल नंबर होते हैं आपके, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं अगर मैं इनके बारे में बात करूं। ठीक है,
अब देखो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो या तो हो सकता है कि ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, ठीक हो सकता है फिर कोई इंटीजर हो, ठीक है। अब देखो आपका इंटीजर में भी ये दो टाइप के हो सकते हैं। देखो या तो हो सकता है पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो नेगेटिव हो, ठीक है। यानी कि ऐसे सारे नंबर, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, बट फ्रैक्शन ना हो, ठीक है, फ्रैक्शन ना हो। इंटीजर में आपकी सिर्फ वे वैल्यू काउंट होती है बस, प्लस या माइनस, ठीक है। ना तो वो फ्रैक्शन हो सकता, ना ही वो कभी डेसिमल हो सकता है इंटीजर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये जो आपका इंटीजर है, ठीक है, ये भी मैंने बताया ये दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन्हीं नंबर की बात करूँ तो ये नंबर भी कैसे हो सकते हैं, तो ये नंबर आपके मिलकर बनते हैं होल नंबर, ठीक है। और ये होल नंबर कैसे होता है अगर मैं इनकी बात करूँ, ये भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूँ इंक्लूडिंग, या तो ये जीरो से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर जीरो हमने इंक्लूड कर रहे हैं तो हम होल नंबर में काउंट करेंगे, लेकिन अगर मैं जीरो को लीव कर रहा हूँ तो हम फिर बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तब इनको कौन से नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले मैंने बोला जो भी नंबर होंगे वे दो टाइप के होंगे, या तो रियल होंगे या फिर इमेजनरी होंगे, ठीक है। इमेजनरी मैंने बताया जो ए प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं, सब 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल, अब जो रियल नंबर होंगे वे या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होंगे, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, अब यानी कि या तो ये फ्रैक्शन होगी या फिर ये वाला तुम्हारा इंटीजर होगा, ठीक है। अभी इंटीजर में कैसे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे कौन से नंबर होंगे, यहाँ पे होंगे तुम्हारे होल नंबर। जो आगे नंबर डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से नंबर होते हैं। अब देखो इसमें जो आपके नंबर आएंगे सब, अगर मैं बात करता हूँ यानी कि यहाँ तक हम नंबर डिस्कस कर चुके। अब जो आपके नंबर हो सकते हैं, ठीक, या तो आपके हो सकते हैं इवन, ठीक है, या तो आपके होंगे इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर की अगर मैं बात करूँ यानी कि ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय टू होंगे, जैसे 2, 4, ठीक है ना, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर दूसरा नंबर आपके कौन सा हो सकता है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होंगे आपके, जब टू से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। आपके यानी कि 3 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम, ठीक। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होता है, यानी कि वो आपको कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, ठीक है, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। रीजन क्या होता है, यानी कि देखो अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि भाई देखो 1 भी तो अपने आप से डिवाइड होता है, फिर 1 प्राइम नंबर में काउंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। हम 2 से काउंट ही क्यों कर रहे हैं, 1 को क्यों नहीं लेते। यानी कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करनी होती है तो मैं 1 को आंसर टिक नहीं कर सकता, 1 गलत हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है। अब देखो रीजन जान लेता है। देखो प्राइम नंबर क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यानी कि देखो 2 के फैक्टर के, तो 2 के क्या होंगे, 2 1 7, ठीक है। दोनों अलग अलग फैक्टर है। लेकिन अगर मैं 1 के फैक्टर की बात करता हूँ, 1 के आप बोल रहे हो 1 1 सा 1, ठीक है, यानी कि दोनों ही सेम आ गए, ठीक है। प्राइम नंबर बोलता है कि मिनिमम 2 फैक्टर हो, और दोनों में देखो मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए, 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम। अगर वो इस कैटेगरी को फुलफिल करता है तो वो प्राइम नंबर, अदरवाइज नहीं है। लेकिन 1 इस कैटेगरी को पूरा नहीं करता, तो इस वजह से ये वाला 1 नंबर प्राइम नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का तो आप लगाओगे 2। 2 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 3, then 5, 7, 11, 13 एंड देन
17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो आपके प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं को प्राइम, अब देखो को प्राइम क्या होते हैं। अब देखो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं आपके, इनके दो ऐसे नंबर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जिनका एचसीएफ 1 हो। इनके दो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ आपका कितना हो, 1 हो, यानी कि वे नंबर आपके कैसे होंगे, को प्राइम। या फिर मैं कह सकता हूँ इनके ऐसे तो कोई भी नंबर अगर उनके फैक्टर करता हूँ उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, तब मैं बोल सकता हूँ यानी कि वे नंबर आपके कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भी 4 एंड 5, ठीक है, मैंने बोला 11 एंड 7, मैंने बोला 13 एंड 20। अब देखो अगर इन सबके फैक्टर करता हूँ 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये सारे नंबर अपने आप में कैसे हैं, ये हैं आपके सारे को प्राइम नंबर। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 में हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब देखो ये कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट होता है एक तरीके से, ये मान के चलो। ठीक है, अब देखो जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ अपने आप से घटना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ कंपोजिट नंबर की, यानी कि ये कहता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या था, मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 फैक्टर। लेकिन अगर मैं इसमें बात करता हूँ कंपोजिट, यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है यानी कि मिनिमम से मिनिमम यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर तो हो ही। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने लिया, अब देखो यहाँ पर 4 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ 2 × 4 × 1, ठीक है, यानी कि 4 मेरा कैसा नंबर है, कंपोजिट है, मोर देन 2 फैक्टर है। अगर मैं बात करता हूँ 6, ठीक है, तो देखो 3 × 2 × 1, तो यानी कि 6 भी मेरा कैसा होगा, कंपोजिट। अगर मैं बात करता हूँ 8, तो 2 × 4 × 8 × 1, ठीक है, इसके फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ 8 भी मेरा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कि ये था सारा का सारा नंबर के बारे में डिस्कशन। ठीक है, अब जरा इस नंबर के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब आप एचसीएफ या एलसीएम डिस्कस करते हो तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें मार खा जाओगे। ठीक है, या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसमें जरा एचसीएफ और एलसीएम की एक जरा थोड़ा सा एक ट्रिक देखता हूँ छोटी सी। ठीक है, आप जो नॉर्मली एचसीएफ एलसीएम निकालते हो, ठीक है, उसमें जरा मैं ट्रिक दे देता हूँ आपको, यानी कि आप निकालोगे कैसे। ठीक है, इनके बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपसे वो पूरा एग्जामिनर कभी भी पूरा एचसीएफ एलसीएम सोल्व ना करवा के बस वो आपका आंसर चाहता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन आप ये मेथड तभी अप्लाई करना जब आपको सिर्फ अपना एचसीएफ या एलसीएम डायरेक्ट चाहिए। ठीक, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन मांगा गया तो तब आप पूरा सॉल्यूशन ही करोगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी हम जरा इसके बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जरा हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे। ठीक है, मान के चलो मुझे निकालना है 12, 10, 15, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एंड मुझे इनका एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, अब जरा देखो आप अगर होते तो आप कैसे निकालते हैं, आप क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, आप इस नंबर को उठाते हैं 12, 10, 15, आप यहाँ से उठाते आप 2 से काटते 6, 5 एंड 15, आप अगेन 2 से काटते 3, 5, 15, आप 3 से काटते 1, 5 एंड 5, आप 5 से कट करते 1, 1 एंड 1। ठीक है, आप कहते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। ठीक है, आप ये कहते हैं अगर आप इसका एलसीएम निकाल रहे होते। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आप एलसीएम के लिए इतना भी मत करो। ठीक है, आप क्या कर लो, मान लो जो भी आपके पास नंबर है, मान लो जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आप मान लो जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम है। तो अगर मैं इसको एलसीएम मान के चल रहा हूँ तो आप जरा देखो, तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब होता है कि जो भी एलसीएम होगा वो यानी कि सारे के सारे नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं कहता इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 10 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई क्या ये 12 से डिविजिबल है, नहीं, ये 12 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमने एलसीएम कहीं ना कहीं गलत मान लिया। तो हम इस 15 की टेबल आगे कंटिन्यू करेंगे। 15 2 से कितना होगा 13, अगर मैं 30 देखूं, क्या 30 12 से डिविजिबल है, नहीं, इससे हो गया, इससे हो गया, लेकिन अभी इससे रह गया। ठीक है, तो यानी कि आगे पढ़ेंगे इसकी टेबल, 15 3 = 45। अब मैं कहूँ कि 45 इनके टेबल में आता, अभी भी नहीं आता। मैंने कहा
अगर मैं 15 फोर की बात करूँ, 15 फोर कितना होता है 60। तो अब मैंने देखा क्या 12 से डिविजिबल, हाँ 12 5 इससे है 6 टाइम, इससे है हाँ 4 टाइम, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है? एक और देते हैं। ये ले लेते हैं सपोज, ठीक है सब ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब जरा इनका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब देखो फिर से अगर देखो मेथड में मैं डिफरेंस बताऊंगा कितना, आप यहाँ से निकालोगे 4 6 देन 8, आप यहाँ से करोगे अगेन 2 3 एंड 4, आप क्या करोगे 2 1 3 एंड 2, अगेन आप करोगे 2 1 3 एंड 1, अगेन आप करोगे 3 से 1 1 एंड 1। ठीक है, अब आप इसको करोगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है 16 3 48। अगर आप देखोगे एलसीएम कितना आएगा इसका 48। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा आप ये मत करो, ठीक है। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट एलसीएम चाहिए तो आप क्या करो, बड़े वाले नंबर को एलसीएम एज्यूम कर लो। मैं मान लेता नहीं कि जो बड़े वाला नंबर है वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अगर मैं इसकी मान लेता अगर ये एलसीएम होगा तो मैं कहता कि ये 12 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका टेबल एक बार पढ़ो, 16 2 सा कितना हुआ 32। तो मैंने कहा कि 13 2 सा इससे डिविजिबल है 12 से, नहीं है, फिर से आगे पढ़ो। ठीक है, अब क्या कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 16 3 से कितना हो जाएगा 48। तो मैंने कहा क्या इससे आता है, हाँ इससे कटता है, क्या इससे कटता है, हाँ इससे भी कटता है, इससे भी डिविजिबल होता है, इसका मतलब 48 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जरा डिटेल में इसमें बाद में बात करेंगे, अभी जरा मैं इसके शॉर्ट में बात करूँ बस, आप बस ताकि इसको समझ ले अच्छे से। ठीक है, अब जरा इन्हीं नंबर का जो हमने इसका जो एचसीएफ निकाला, अब जरा इन्हीं नंबर सॉरी एलसीएम जो निकाला, अब जरा एचसीएफ निकाल के देखते हैं इन्हीं नंबर का। ठीक है, एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो शॉर्ट तरीके से। अब देखो जरा डिस्कस करते हैं। अब देखो अगर आप एलसीएम ले रहे होते तो आप क्या कहते हैं, वो सॉरी अगर आप एचसीएफ ले रहे होते तो आप क्या कहते, सबके अलग अलग फैक्टर कहते, उसके बाद आप इसमें कॉमन फैक्टर देखते। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको तरीका दे रहा हूँ, आप जरा उससे सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जिसका लॉन्ग मेथड है वो अगले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है। ठीक है, अभी जरा बस एक तरीके में आपको ट्रिक ही दे रहा हूँ। अब देखो अब क्या करना है, जब भी आप कभी एलसीएम इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालते टाइम आप क्या करना, कोई भी दो नंबर लेना जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, कोई भी दो नंबर जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, आप कोई से भी दो ले सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना है 4, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस है, तो मैंने मान लो ये दो नंबर ले लिए। ठीक है, 8 एंड 12। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस कितना है 4, अगर इस डिफरेंस से ये तीनों नंबर कट गए तो यही आपका एचसीएफ है। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब यानी कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर इस 4 से डिवाइड ना होता तो। ठीक है, रुके दो, उसका भी मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने कहा 12, जरा इसका एचसीएफ निकालते हैं पहले, 12 10 एंड 15। मैंने कहा दो नंबर जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, ये रहे। मैंने कहा डिफरेंस कितना 2, तो मैंने कहा 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे इसका एचसीएफ तो निकला नहीं। तो क्या करो, अगर कभी ऐसा एचसीएफ ना निकले तो आप ये जो नंबर है इसका आप कर लो फैक्टर, 2 1 जा। तो मैंने कहा ठीक है भी फैक्टर हो गए। तो अब देखो इस फैक्टर में आप जो इसके फैक्टर होंगे उस फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करो इन वाले नंबर को। ठीक है, कि किस नंबर से, अब देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, बचा क्या 1, 1 से सारा डिवाइड है, तो इसका एचसीएफ भी कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो इन केस मान लेते यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाता जो मान लो इन केस डिफरेंस आ जाता 12, तो 12 में क्या करते, अब इनके 12 के इसको ब्रेक कर लेते, किसमें 4 3 12। तो अगर आपको इनमें से कोई एक फैक्टर चूज करना होता तो आप पहले बड़े वाला करोगे, क्यों, क्योंकि आप एचसीएफ की बात करोगे, इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप सबसे पहले कौन सा चूज करोगे, आप बड़े वाला चूज करोगे। ठीक है, अगर 12 मान लेते किसी दो नंबर का डिफरेंस 12 होता, अगर 12 से कोई वे डिविजिबल ना होते तो आप इसका फैक्टर करते, फैक्टर करने के बाद आप यहाँ पे किससे डिवाइड करते, पहले 4 से डिवाइड करते। अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो 4 ये सेफ हो जाता। मान लो 4 से नहीं हुआ तो आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते, अगर 3 से डिवाइड हुआ तो 3 एचसीएफ हो जाता। अगर नहीं होता तो 3 से भी चेक कर लिया, 4 से भी चेक कर लिया, तो आगे बचा क्या 1, तो उस केस में आपका एचसीएफ क्या हो जाता
1 हो जाता। ठीक है, आई होप इतना डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के इसकी जो भी इसका बेसिक है एंड थोड़ा सा इन डिटेल समझ लेंगे हम HCF एलसीएम को, और इसकी डिविजिबिलिटी रूल भी साथ के साथ समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको डिविजिबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपको HCF एलसीएम अच्छे से लेना भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप जिस पार्ट पे आप अपनी ज्यादा वीडियो चाहते हो उसको कमेंट में बता दें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।